तो दोस्तों पिछले 1-1.5 सालों की अगर बात की जाए तो कई देशों के बीच में भीषण कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं तो कुछ नए नए जनरेट हुए हैं। लेकिन इस दौरान पिछले स्पेसिफिक 7-8 महीनों की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे अटैक्स किए गए हैं और ऐसे अटैक्स देखने के लिए मिले हैं जो कल्पनाओं से बिल्कुल परे थे। जैसे कि शुरुआत हम लोग इजराइल से अगर करें तो इजराइल के ऊपर हजारों रॉकेट से एक साथ अटैक होता है, लेकिन 99.99% रॉकेट्स हवा में मारकर गिरा दिए जाते हैं। कहने का मतलब एक बहुत ही बड़ा स्वार्म अटैक इनके ऊपर होता है रॉकेट्स का, और उससे ये अपने आप को बचा लेते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद दूसरा अटैक देखने के लिए मिलता है वो पेजर अटैक, जो कि बहुत मामूली अटैक था, लेकिन इसके साथ इजराइल द्वारा पूरी की पूरी हिजबुल्लाह की टीम को ही लगभग समाप्त कर दिया। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा था। इसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अटैक देखने के लिए मिला ड्रोन्स का स्वार्म के फॉर्मेशन में भारत के ऊपर अटैक, और भारत द्वारा 100% सफलता के साथ अपने पुराने वेपन्स के साथ इन्हें पूरी तरह से नाकाम कर देना। इसके बाद चौथा सबसे बड़ा अटैक देखने के लिए मिला भारत ने जब रिटालिएट करते हुए पाकिस्तान के लगभग 13 एयर बेसेस को तबाह कर दिया। यानी भारत का हमला इतना ज्यादा सटीक और इतना ज्यादा पावरफुल था कि केवल 15 मिसाइलों के इस्तेमाल से पाकिस्तान के 13 एयर बेसेस पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं, और उनके चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स इन हमलों को देख भी नहीं पाते हैं। इसके बाद जो पांचवा सबसे बड़ा और आश्चर्यजनक हमला हुआ वो कल रात को हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआती रिपोर्ट में बताया था कि रशिया के कुछ एयर बेसेस के ऊपर बहुत ही भीषण ड्रोन से अटैक हुआ है, जिसमें रशिया के लगभग 40 से ज्यादा स्ट्रैटेजिक विमानों को नुकसान पहुंचाया गया है। और आज हम भी स्पेशली बात करने जा रहे हैं रशिया के ऊपर हुए उसी हमले को भारत के संदर्भ में देखते हुए, क्योंकि इस तरह के हमले आने वाले समय में और भी ज्यादा बड़े होंगे। क्योंकि युद्ध के दौरान इस तरह के एडवेंचर करना ये पूरी दुनिया के लिए सीख होता है, ताकि उस तरह के हमलों को दोबारा से रिपीट किया जा सके और उससे अपने दुश्मन के ऊपर एडवांटेज लेने की कोशिशें की जा सके। अब अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान इस समय युद्ध की स्थिति में बने हुए हैं। अभी किसी भी तरह से कोई ऑफिशियल सीज फायर वगैरह नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित भर किया गया है। कहने का मतलब कभी भी राउंड 2 शुरू हो सकता है। अब अगर आप रशिया का केस देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कि रशिया तो भौगोलिक तौर पर बहुत बड़ा देश है, प्लूटो प्लेनेट से भी ज्यादा का क्षेत्रफल अकेले रशिया का है। ऐसी परिस्थिति में जो रशिया के एयर बेसेस वगैरह हैं, जो स्ट्रैटेजिकली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हजारों किलोमीटर दूर है अपने दुश्मनों से। जहां पर अटैक्स हुए हैं जिन 4 एयर बेसेस के ऊपर, मैं आपको बता दूं कि उनकी दूरी यूक्रेन से कम 2000 किलोमीटर दूर थे। इसके अलावा कुछ 4000 किलोमीटर पर भी थे, 5000 किलोमीटर पर भी थे। तो कहने का मतलब हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस को भी पार करके इस तरह के सटीक हमले करना ये अपने आप में अभूतपूर्व काम था, और इसके लिए उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। लेकिन ड्रोन्स हम सभी जानते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर इस तरह से जाकर अटैक नहीं कर सकते, इतना एंड्योरेंस वगैरह, इतनी रेंज वगैरह नहीं होती, और दुश्मन देश अगर इस तरह से हमला लॉन्च करेगा तो बीच में मारकर गिरा दिए जाएंगे सारे के सारे ड्रोन्स। इस वजह से इन्होंने प्लानिंग ये की कि अपने ये ड्रोन्स रशिया में ही रहने वाले लोकल्स के हवाले इन्होंने कर दिए। कहने का मतलब रशिया के अंदर जो 0.5 फ्रंट था उसका इस्तेमाल यहाँ पर यूक्रेन द्वारा किया गया। बताया जा रहा है कि पिछले 18 महीनों से लगभग उन्होंने इस तरह के हमले को प्लान किया, और अब जाकर उसे एग्जीक्यूट करके एक सॉलिड अटैक रशिया के ऊपर किया गया। आप वीडियोस वगैरह में भी देख रहे हैं, अनेकों ट्रक्स में इन यूक्रेन से भेजे हुए ड्रोन्स को सुसज्जित किया गया, इन्हें लॉन्च के लिए तैयार किया गया, और फिर रशिया के एयर बेसेस के नजदीक जाकर इन ड्रोन्स को लॉन्च करके स्वार्म के फॉर्मेशन में अटैक किया गया, जिसमें कहा जा सकता है कि बिल्कुल चुन चुनकर रशिया के बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया। मैंने आपको कल ही बताया था कि लगभग 40 से ज्यादा स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, जो कि रशिया के न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स माने जाते थे, उन्हें भारी नुकसान हुआ है, उन्हें लगभग राइट ऑफ दिया गया है। अब वो किसी भी काम के नहीं बचे हैं। इवन जो रियल टाइम फुटेज इन्हीं ड्रोन्स ने अटैक्स के दौरान भेजी, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जितने भी वीडियोस वगैरह आप देख रहे हैं, ये उन्हीं अटैकर ड्रोन्स के द्वारा ही यूक्रेन को प्राप्त हुई है। अब इसको लेकर भारत के अंदर भी एक बहस छिड़ गई है कि अगर पाकिस्तान या फिर चाइना इस तरह के अटैक्स करने की योजना भारत के एयर बेसेस के ऊपर बनाता है तो उसके लिए यूक्रेन से भी ज्यादा आसान काम है ये, क्योंकि भारत के अंदर पाकिस्तान चाइना का वो जो 0.5 फ्रंट था वो काफी ज्यादा एक्टिव रहता है हमेशा, और काफी ज्यादा बड़ा भी है। उसके जरिए ये लोग हमारे हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही आसानी से एकदम चीप क्लास के ड्रोन से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे जितने भी एयर बेसेस वगैरह हैं, होप कि इस अटैक के बाद में
उनकी सिक्योरिटी स्पेशल पर्पस के साथ की जाएगी। कई लेयर्स में ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह को तैनात करने की आवश्यकता है जो कि लोकल अगर आसपास 2, 3, 4, 5, 10 किलोमीटर के एरिया से अटैक किए जाते हैं तो वहां पर भी उन्हें न्यूट्रलाइज करने में वो सक्षम हो। वरना अगर सैकड़ों या फिर हजारों की संख्या में इस तरह से ड्रोन अटैक कर दिए जाते हैं तो वास्तविकता में इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा हमें नौसेना की ओर भी ध्यान देना होगा। वैसे तो नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ एक पूरी की पूरी जेट प्लस सिक्योरिटी लेकर चलता है। इतना आसान नहीं होता है कि उन्हें आसानी से टारगेट किया जा सके, लेकिन फिर भी वहां पर स्वार्म के फॉर्मेशन में ड्रोन्स का अटैक अगर इस तरह से हो जाता है तो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह रखे हैं इन्हें काफी नुकसान पहुंच सकता है, मैक्सिमम राइट ऑफ भी हो सकते हैं। तो नौसेना के लिए भी स्पेशल काउंटर ड्रोन सिस्टम भरपूर क्वांटिटी में हो और कई सारी लेयर्स में हो, इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह का अटैक यहाँ पर अब यूक्रेन ने कर दिया है, संभवतः इसके लिए बड़ी कीमत अब यूक्रेन को पे करनी होगी। निश्चित तौर पर यह रशिया के लिए काफी नुकसानदायक था। बताया यहाँ तक जा रहा है कि इसमें 6 से लेकर 7 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है रशिया का। और यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि रशिया के 34% स्ट्रैटेजिक मिसाइल कैरियर्स उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, क्योंकि जो बॉम्बर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं इस हमले में ये KH सीरीज की कई सारी मिसाइलों को लॉन्च करते थे इन्हीं बॉम्बर्स के जरिए यूक्रेन के ऊपर, जैसे Tu-90, Tu-95 वगैरह और इस तरह के जितने भी बॉम्बर्स वगैरह थे, इनमें 34% की अब गिरावट आ चुकी है। इस अटैक को बिल्कुल आप वैसा देख सकते हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर्ल हार्बर के ऊपर जापान के द्वारा किया गया था, जो अमेरिका का नेवल बेस था, या फिर 6 डे वॉर शुरू होने से पहले इजिप्ट के ऊपर इसराइल द्वारा अटैक किया गया था। वैसे रशिया काफी बड़ा देश है, काफी बड़ी उसकी सैन्य पावर है। नेटो के खिलाफ उसने चूंकि अपने आप को तैयार करके रखा है तो इस हमले को वो फिर भी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर भारत जैसे देश के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये काफी ज्यादा दर्दनाक साबित हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमें हमारी व्यवस्थाओं में आज से ही लग जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।